साल 2017 में पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने यूनियन बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड को पेश किया था। और इलेक्टोरल बॉन्ड हो जो एक स्कीम के माध्यम में आएगा, तो उस स्कीम को बनाते वक्त हम उसको मद्देनजर रखना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्टोरल फंडिंग का एक ऐसा विषय है जिसमें इस स्कीम को लाने का मकसद ये था कि चुनावी चंदों को अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। जहां 2017 से पहले चुनावी चंदों को कैश के माध्यम से दिया जाता था, जिसके कारण ब्लैक मनी का ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता था, जिसकी वजह से अरुण जेटली ने मनी बिल के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को पेश किया, जिसमें दो मेन रूल ये थे कि अगर कोई इंसान किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैश देना चाहता है तो वो 2000 से ज्यादा की राशि नहीं दे सकता, और अगर 2000 से ज्यादा का रकम देना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही दे सकता है, और उसी माध्यम को इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। और इस बॉन्ड की एक और खास बात थी कि अगर कोई इंसान किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड देता है तो वो ट्रांजैक्शन सबसे गुप्त रखा जाएगा। ये सब बात तो सिर्फ घोषणा था, लेकिन 2018 में पहली बार सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें SBI जो कि गवर्नमेंट बैंक माना जाता है, उसे कुछ स्पेसिफिक ब्रांच को ये बॉन्ड जारी करने का निर्देश दिया गया। और इस स्कीम की फंक्शनिंग कुछ ऐसी थी कि मान के चलो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को 1 लाख रुपए देना चाहते हो, तो आप SBI के पास 1 लाख रुपए लेके जाओगे, उसके बदले SBI आपको 1 लाख रुपए का बॉन्ड देगा, जिस बॉन्ड को लेके आप अपने किसी भी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को जाके दे सकते हो। और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के अंदर उस बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट नहीं कर लेते तो वो पूरा पैसा PM फंड में चला जाएगा। ये तो रही जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी जानेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात भी जानेंगे कि क्यों आज के समय में लोग इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। आज इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पता नहीं कितना पैसा कमा रखा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस ने, तो बता ही नहीं रहे किस किस। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के एडवांटेज के बारे में बात करें तो पहला ये कि हमको हर एक ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी मिलती है कि कितना पैसा दिया गया, क्योंकि देने वाले और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में SBI को रखा गया था, जिससे हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जा सके। और दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टी उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करता है ये भी बताना जरूरी है, जो कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देती है। तीसरा ये कि इस स्कीम के माध्यम से इस पूरे ट्रांजैक्शन को कैशलेस बनाया जा सके, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि इस स्कीम को लाने का मकसद ही यही था कि इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जा सके। और चौथा ये कि जो भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देते हैं उनके डिटेल्स को छुपाया जा सके, क्योंकि अगर आप सोचो कि आप अपने पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देते हो और ये बात पब्लिक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो अपोजिशन पार्टी उनके तरफ से आपको हेट दिया जाएगा, जिससे आपको बचाया जा सके। और इलेक्टोरल बॉन्ड का यही एडवांटेज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। CBI इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ED इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नरेंद्र मोदी ने किया। इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने का मकसद यही था कि इंडिया भर में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे दिए जा रहे हैं उन सारे ट्रांजैक्शन को एनोनिमस रखा जा सके। और यही बात डिसएडवांटेज इसलिए बन रही है क्योंकि अब लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन इंसान किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे दे रहा है, और वो पॉलिटिकल पार्टी करेक्ट अमाउंट ऑफ नंबर मेंशन करती है कि नहीं अपने वेबसाइट में, ये भी बात क्वेश्चनेबल है। और तो और इस स्कीम में पैसों का कोई लिमिट ही नहीं था, और इस स्कीम से कई पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा भी हो रहा था, लेकिन बीच में आ जाता है सुप्रीम कोर्ट और कहता है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को कितना फंड मिला है सारी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करो, क्योंकि फेयर इलेक्शन के लिए पब्लिक को ये बात जानना जरूरी है कि पैसे कहां से आ रहे हैं और कहां खर्च हो रहे हैं। और आप बस अब ये सोचो कि इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट नहीं आता और ये जजमेंट नहीं लेता, तो ये बात कभी सामने नहीं आता कि एक लॉटरी कंपनी ने एक पॉलिटिकल पार्टी को 1368 करोड़ का बॉन्ड दिया। और ये तो बस एक कंपनी, आप सोचो कि पूरे इंडिया लेवल पे कितनी सारी कंपनीज होंगी जो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को कितने बड़े अमाउंट में फंड किए होंगे। और मजे की बात है कि कुछ कंपनी इतना कमा भी नहीं रहे जितने की उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के रखे हुए, और इस बात का भी प्रॉपर कोई डिटेल नहीं कि इतने बड़े अमाउंट में पैसे किस पार्टी को गए। और इसी सबसे सवाल उठता क्विड प्रो क्यू का, जिसका मतलब होता है एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। अगर मैं इस बात को डिटेल में समझाऊं तो मान के चलो आपकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट निकाले कि हमको इस जगह से इस जगह तक फ्लाईओवर बनाना है, तो आप गवर्नमेंट को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कुछ अमाउंट ऑफ मनी दोगे, जिसके बदले गवर्नमेंट आपको फेवर करेगी उस प्रोजेक्ट के बिड को जीतने में। इनफैक्ट वो प्रोजेक्ट भी आपको ही मिलेगा। और काफी एविडेंस भी मिला इस बात का कि जिन कंपनियों ने करोड़ों में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे उनको ही आगे चल के प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिसमें पोर्ट्स, मेगा स्ट्रक्चर, रोड लाइंस और एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं। और ऐसे भी बहुत से केस है कि जिन कंपनियों पे एक्शन लिया जा रहा था उनके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद गवर्नमेंट ने उनको छोड़ दिया। इनफैक्ट कुछ केस में तो गवर्नमेंट की तरफ से फेवर भी मिला उन कंपनीज को, जैसे फ्यूचर गेमिंग ने 385 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, वो भी जस्ट 2 वीक बाद जब उसके कंपनी पे ED की रेड पड़ी थी। और यही कुछ मेन वजह जिस कारण से अपोजिशन पार्टी से लेकर पब्लिक आज इस स्कीम को अपोज कर रही है। तो आप सभी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आप सब इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को लेकर क्या सोचते हो, और अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से पार्टी को कितना पैसा मिला तो आप मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हो। ऐसी ट्रेंडिंग कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। और डीप फेक क्या होता है, कैसे डीप फेक की वजह से लड़कियों की लाइफ स्पॉइल हो रही है और कैसे AI ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है, ये चीज देखना चाहते हो तो आप ये दोनों वीडियो को भी देख सकते हो।